ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमला हुआ है। जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं, जहां व्हाइट हाउस है, उसी से महज कुछ दूरी पर आतंकवादी हमला हुआ है। अमेरिका दहला है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ फासले पर गोलीबारी हुई है। हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। असॉल्ट राइफल से लैस सुरक्षा कर्मी अब पूरे इलाके में फैले हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान घायल हुए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं, उसी जगह से महज कुछ दूरी पर यह गोलीबारी की घटना। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सनसनी है। इसके बाद हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। संदिग्ध अफगानिस्तान का बताया जा रहा है। संदिग्ध को गोली लगी है। उसकी पहचान अफगानिस्तान से आए एक शरणार्थी के तौर पर हुई है। तो रहमानुल्लाह इसका नाम बताया जा रहा है। संदिग्ध है जिसे खुद गोली लगी है। ये उस समय की तस्वीरें जब इस संदिग्ध को काबू में किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से संदिग्ध को दबोच लिया गया। इस गोलीबारी में संदिग्ध घायल भी हुआ है। अफगान शरणार्थी है, नाम रहमानुल्लाह लाकनवाल है और फिलहाल ये वहां सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ चुका है। काबू करते हुए इसी संदिग्ध को सुरक्षाकर्मी, तस्वीरें आपके सामने है। तो अमेरिका के समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो आवास है, उससे महज कुछ ही दूरी पर यह गोलीबारी जो हुई और उसको इसी संदिग्ध ने अंजाम दिया। अफगान शरणार्थी रहमानुल्लाह लाकनवाल इसका नाम है। 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी आप सुन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कह दिया गया है कि यह जो हमला था आतंकवादी हमला था और आतंकवादियों को अमेरिका बख्शेगा नहीं। इस बीच ये हमलावर कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अफगान शरणार्थी बताया जा रहा है। ये नाम इसका रहमानुल्लाह लाकनवाल है। हमलावर की उम्र महज 29 साल। 2021 में अमेरिका आया था। 2024 में शरणार्थी का दर्जा भी अमेरिका में इसे मिल गया था। अफगानिस्तान का है। 2021 में अमेरिका आया। 2024 में अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा भी इसे मिल गया और इसी ने वॉशिंगटन डीसी में इस गोलीबारी को अंजाम दिया है। इसी ने वॉशिंगटन डीसी को दहलाया है। तो व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक ये गोलीबारी हुई है। गोलीबारी करने वाला शख्स इस वक्त वहां जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके हत्थे चढ़ चुका है। अफगानी मूल का यह बताया जा रहा है। 2021 में यह अफगानिस्तान से अमेरिका आया और 2024 में शरणार्थी का दर्जा भी इसने अमेरिका में हासिल कर लिया। रहमानुल्लाह लाकनवाल अफगान शरणार्थी, इसी ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक इस गोलीबारी को अंजाम दिया। तो व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तानी नागरिकों को लेकर अमेरिका में सख्ती बरती जाएगी। इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल के आगे रिव्यू तक अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक दी गई है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा फोकस जो है अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा है और इसी को लेकर अमेरिका ने अफगानी नागरिकों को लेकर अब सख्ती बरतने का फैसला भी ले लिया है। अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन याचिकाओं पर रोक। अमेरिका कह रहा है हमारा फोकस अपने लोगों की सुरक्षा है।
ये अफगानी नागरिक ही था। 2021 में अमेरिका आया था और 2024 में अमेरिका में इसको शरणार्थी का दर्जा मिला था। इसी ने अमेरिका में ये गोलीकांड को अंजाम दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आतंकवादी हमला करार दिया गया है। तो अब अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनकी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल के आगे रिव्यू तक अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है अमेरिका में। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। 10 नवंबर की वो तारीख, दिल्ली में जब बम धमाका हुआ था और उसी बम धमाके का सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है। आज धमाके के 16 दिन बाद एबीपी न्यूज उस आतंकवादी का चेहरा दुनिया के सामने लाने जा रहा है जिसने इस धमाके की पूरी प्लानिंग की। पहले एक एक सिरा जोड़ते हुए ये पूरी कहानी आपको समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको याद होगा, डॉक्टर आदिल का आया था। डॉक्टर आदिल, उसका भाई मुजफ्फर, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने ही डॉक्टर आदिल के भाई से संपर्क किया था। डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था। मुजफ्फर को अंसार गज़वतुल हिंद का प्रमुख बनाने का भरोसा भी दिया गया था। मुजफ्फर के ग्रुप को हर साल 10 करोड़ रुपए देने का लालच दिया गया। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों ही आतंकवादी जाकिर मूसा से पहले से ही प्रभावित थे। दोनों को इंडियन मुजाहिदीन की तरह बड़े धमाके करने को कहा गया, जिसके बाद दोनों को अंसार गज़वतुल हिंद की कमान देने का वादा किया। डॉक्टर शाहीन इस मॉड्यूल में एक अहम कड़ी बनकर उभरी। तो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर आदिल के भाई से पहले संपर्क किया था। और जानकारियां आगे बढ़ाइए जरा। डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। पाकिस्तान में ये हैंडलर बैठे हुए थे जिनकी तरफ से लालच दिया गया। मुजफ्फर को अंसार गज़वतुल हिंद प्रमुख बनाने का भरोसा दिया गया। और ये सब कुछ किसने किया? वो हैंडलर कौन है? उसी का ये चेहरा आपके सामने है। जैश कमांडर का वो चेहरा जो मैं आपको दिखा रही थी, हंजुल्ला इसका नाम बताया जा रहा है। और यही वो शख्स था जिसके चेहरे पर पोस्टर चस्पा किए गए थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको बता दें। तो ये जो मुजफ्फर है, इसके ग्रुप को हर साल 10 करोड़ देने का वादा आतंकवादियों की तरफ से किया गया था। वो आतंकवादी जो सीमा पार बैठे हुए थे और वहीं से इन तमाम कठपुतलियों की डोर अपने हाथ में रखकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। डॉक्टर आदिल का भाई डॉक्टर मुजफ्फर नाम बताया जा रहा है और वही डॉक्टर मुजफ्फर सबसे पहले इन आतंकवादियों के संपर्क में आया। और अब हम आपको उस मास्टरमाइंड की तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है हंजुल्ला। पहले आप हंजुल्ला के पीछे की पूरी कहानी भी जान लीजिए। 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के जो पोस्टर लगे, ये पोस्टर अंसार गज़वतुल हिंद के हैंडलर ने लगाने को कहे थे। हैंडलर ने मौलवी इरफान को टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया था। जांच एजेंसियों ने इसी हैंडलर को ट्रैक किया। तो ये हैंडलर हंजुल्ला, इसकी लोकेशन पीओके में मिली है। इस हैंडलर का नाम हंजुल्ला है, पीओके में सक्रिय है। आतंकवादी कमांडर हंजुल्ला साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ। चेहरा देख रहे हैं आप इस कमांडर हंजुल्ला का। जैश का ये कमांडर है, जैश कमांडर हंजुल्ला। इसी ने ही जैश के वो पोस्टर लगाने का ऑर्डर दिया था पीओके में बैठकर। हंजुल्ला साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। 2023 में अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर इसको बनाया गया। पीओके में जैश के लिए आतंकवादियों की भर्ती इसी हंजुल्ला की देखरेख में ही होती है। तो आतंक की नर्सरी तैयार करता है हंजुल्ला, जैश का ये आतंकवादी हंजुल्ला। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जानते हैं। शिवांक, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि ये पूरी की पूरी साजिश बेनकाब तब हुई थी जब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो विवादित पोस्टर्स कैसे घाटी में चस्पा हुए, किसने चस्पा किए, इसकी जांच कर रही थी। और अब ये पता चल रहा है कि वो विवादित पोस्टर्स, जैश के पोस्टर्स, उनको घाटी में चिपकाने का ऑर्डर इसी हंजुल्ला ने दिया था जो पीओके में सक्रिय है। शिवांक,
जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए ये जो यहाँ पर हंजुल्ला नाम का ये जो पूरा कमांडर है, ये कमांडर का इसका काम ये है कि जैश की जो मतलब रिक्रूटमेंट है उसे करवाना, उसके अलावा जो पूरा OGW नेटवर्क है उसे ये व्यक्ति तैयार करता है कोटली के अंदर बैठकर। तो अब जब पुलिस ने पूरी लगातार जांच करी इसके ऊपर, जांच एजेंसियों ने इस पूरे पोस्टर के अंदर उनको क्योंकि ये जानना था कि आखिर ये कौन कमांडर हंजुल्ला नाम का मतलब व्यक्ति है जिसके नाम से इतने धमकी भरे पोस्टर लगते हैं। तो जब पूरी IP ट्रैकिंग की गई और उसके अलावा जब ये जो पकड़े गए आरोपी थी इनके साथ जब मतलब पूछताछ की गई, तब ये आतंकी हंजुल्ला का मतलब चेहरा सामने आया। और फिर जब इसके बारे में इसका जब मतलब बैकग्राउंड वेरीफाई करा गया, तब ये पता लगा कि ये कोटली के अंदर बैठता है और पिछले 2016 से ही ये व्यक्ति अंसार गजवातुल हिंद के साथ और जैश मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। और लगातार वो जो पूरा OGW नेटवर्क है, वो जो पूरा आतंक की पूरी कड़ी है, उसे ये एक तरह से POK के अंदर बैठकर मतलब भर्ती कर रहा है। उसके अलावा पूरी आतंक की मतलब कड़ी को ये आदमी लगाने में मतलब जुटा हुआ है। उसके अलावा देखिए बहुत अहम खुलासे हुए हैं अब तक जांच में कि किस तरह से एक जो अंसार का पूरा नेटवर्क था उसे ये लोग बना रहे थे, किस तरह से 10 करोड़ रुपए तक की मतलब बात हुई थी कि हर साल 10 करोड़ रुपए इन्हें मतलब दिए जाएंगे। और जिस तरह से बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि मुजफ्फर को अंसार का भारत के अंदर प्रमुख बनाने तक का मतलब वादा किया गया था, जिसके बाद ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है ये लगातार काम कर रही थी। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ऐसे लोग जो बेसिकली खुद ही मतलब हर महीने 9 लाख रुपए के आसपास कमा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, उन लोगों को किस तरह से मतलब रेडिकलाइज किया गया कि वो एक आतंकी संगठन के प्रमुख बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए कि वो बेसिकली बम मतलब बनाने लगे और उसके अलावा मतलब विस्फोटक खरीदने लगे। तो बहुत बड़े बड़े खुलासे अब लगातार हो रहे हैं और लगातार जितनी ज़्यादा पूछताछ हो रही है, पूछताछ में जो अहम सुराग हैं वो लगातार जांच एजेंसियों के पास आ रहे हैं। अब देखिए जांच एजेंसियों को अभी भी ये जो कुल मिलाकर 4 हैंडलरों के इसके अंदर मतलब नाम आए थे। एक डॉक्टर उकाशा, दूसरा फैसल इशाक भट्ट, तीसरा हंजुल्ला और चौथा एक नाम और था निसार। तो एक जो हैंडलर था उसकी तो देखिए शिनाख्त हो गई, लेकिन जो 3 हैंडलर अभी भी हैं उनकी शिनाख्त होना बाकी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उकाशा है उसकी जब IP ट्रैकिंग की गई, IPTR करी गई, तो ये पता लगा कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान के नांगार प्रांत के अंदर रहता है। उसके अलावा फैसल इशाक भट्ट की भी जब मतलब IP ट्रैकिंग करी गई, जो वो मतलब टेलीग्राम के जरिए बात करता था, तो उसकी भी जो मतलब लोकेशन थी वो भी POK मिली थी। लेकिन बड़ी कामयाबी एक तो ये है कि ये जो हंजुल्ला नाम का जो मतलब आतंकी था इसकी शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन अभी भी 3 हैंडलर ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त और पहचान करना बाकी है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ये चेहरा अब देश के सामने है, यही वो देश का दुश्मन हंजुल्ला, और इसी के कहने पर वो पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में आप जानते हैं SIR सफलतापूर्ण हुआ। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर अब SIR का जो अभियान है वो जारी है। राजनीति के मैदान में इसी को लेकर घमासान भी जमकर हो रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर निर्धारित की गई है, और ऐसे में इस अभियान में अब सिर्फ 8 दिन ही बाकी हैं। SIR की प्रक्रिया की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच RSS से जुड़ा संगठन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यानी ABRSM, इसने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR को लेकर चिंता व्यक्त की है। RSS से जुड़े संगठन ने चुनाव आयोग को SIR को लेकर पत्र लिखा है और अपनी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने न सिर्फ SIR समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, साथ ही इस प्रक्रिया में जिन BLO की मौत हुई है उनके परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी चुनाव आयोग से की गई है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। इसके अलावा BLOs की मौत के बाद अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं। देखिए बहुत से राजनीतिक दल भी इसी बात को लेकर चुनाव आयोग से गुजारिश कर रहे थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, समय सीमा क्यों नहीं बढ़ा दी जाती है, इतना प्रेशर BLO पर क्यों डाला जा रहा है। और अब बड़ी खबर यह कि संघ से जुड़ा संगठन है उसने भी SIR को लेकर कमोबेश वैसा ही सवाल उठा दिया है जैसा कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जा रहा था। ये संघ से जुड़ा संगठन जिसकी तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, इसने SIR पर चिंता जताई है।
बीएलओस की आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया जाए, ये वो मांग है जो राजनीतिक दल भी कुछ चुनाव आयोग से कर रहे हैं कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी जाए। और वही मांग संघ से जुड़े संगठन की तरफ से भी चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से की गई है। साथ ही संघ से जुड़े संगठन एबीआरएसएम ने जो अब तक बीएलओस की मौत हुई है, उन मरने वाले बीएलओस के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा चुनाव आयोग दे, ये मांग भी अपनी इस चिट्ठी के जरिए की है। तो एबीआरएसएम की तरफ से चुनाव आयोग को यह चिट्ठी भेजी गई है। संघ से जुड़ा हुआ यह संगठन है जिसने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर एक तरीके से सवाल ही कहा जाएगा जो खड़ा कर दिया है। इस प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों? और ये वो सवाल है जो कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से भी तो पूछा जा रहा था ना कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है, समय सीमा जो है वो क्यों नहीं बढ़ा दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव होने हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव नहीं होने हैं, तो वहां पर तो कम से कम समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। ये वो मांग है जो कई अलग अलग कोनों से की जा रही थी और अब संघ से जुड़े संगठन की तरफ से भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग दोहराई गई है। संघ से जुड़ा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कई मांगे सामने रखी हैं, एक एक करके जान लीजिए आप। इसमें कहा गया है एसआईआर कार्य की अंतिम तिथि को पर्याप्त आगे तक बढ़ाया जाए, वही वक्त बढ़ाने की मांग जो प्रमुख मांग है। मरने वाले बीएलओस के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। बीएलओस की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। तकनीकी त्रुटियों और संसाधनों की कमी को दूर किया जाए, यह मांग भी की गई है। अधिकारियों को बीएलओस को धमकी और प्रताड़ित न करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। ये कहा जा रहा है कि बीएलओस बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो बीएलओस जो टारगेट मीट नहीं कर पा रहे, उन पर दबाव बनाता है और इसी वजह से, इसी दबाव के चलते कई बीएलओस खुद या तो अपनी जान ले रहे हैं या फिर ये दबाव उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में जो चिट्ठी संघ से जुड़े संगठन की तरफ से लिखी गई है, इसमें साफ तौर पर बीएलओ शिक्षकों को चुनौतियों के हिसाब से अतिरिक्त मानदेय दिया जाए, ये मांग भी रखी गई है। दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में अतिरिक्त बीएलओस की तैनाती की जाए, ये मांग भी रखी गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीएलओस की मौत के लिए चुनाव आयोग को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ये राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और देखिए दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी कह रही है कि फर्जी मतदाताओं की पहचान नहीं होना, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा होगा ना। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है।
तो ये आपने सियासी वार पलटवार तो देख लिया, लेकिन देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है और इसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं, इसके पीछे की वजह जानिए आप। क्योंकि हर देश में कहीं ना कहीं से बीएलओ की जो मौत के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, सिलसिला थम नहीं रहा। अब जैसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बीएलओ की खुदकुशी की घटना सामने आ गई। शादी से एक दिन पहले एसआईआर के काम में जुटे बीएलओ सुधीर कुमार ने आत्महत्या कर ली। इतना सामान हमको देना था, ये सब पैक रखा हुआ। ये नया ब्यूटी पार्लर के देखो केवल रिपीट है, किस तारीख फांसी लगा लिया अचानक सुबह। अब इनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, ऐसे कैसे लगा लेते, नहीं हमसे बातचीत न होती। उनको हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। इस पिता का दर्द सुनकर आपके आंसू पलकों का दायरा तोड़ देंगे। सोचिए उस बेटी के पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी की शादी होने वाली हो और शादी से एक दिन पहले उसका दूल्हा खुदकुशी कर ले। ऊपर से पीड़ा ये कि खुदकुशी की वजह भी पता ना चले। यूपी के फतेहपुर में रहने वाले बीएलओ सुधीर कुमार ने फांसी लगा ली। 26 नवंबर को सुधीर कुमार की शादी थी। 25 नवंबर को उन्होंने मौत को गले लगा लिया। सुधीर कुमार लेखपाल के पद पर तैनात थे और उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। बेटी का होने वाला दूल्हा दुनिया से चला गया तो पिता जैसे सुध बुध खो बैठे। अब बेटी की शादी को लेकर की गई तैयारियों के बिल दिखा रहे हैं, दहेज के सामान गिना रहे हैं। ठीक है, दिखा दीजिए ऐसे। हाँ, ये दहेज का पर्चा है, जितना सामान हमको देना था, ये सब पैक रखा हुआ है। नया ब्यूटी पार्लर के देखो केवल रिपीट है, किस तारीख कई दिनों से बात नहीं कर, मैं इस मुझसे काम है, बहुत काम का प्रेशर है, कोई समय पे नहीं बात कर पा रहे, काम का ड्यूटी का। अब शादी की शहनाई वाले घर में मौत का शोर है। बारातियों की जगह वर्दी वाले चक्कर लगा रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सुधीर ने शादी के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी के बदले एसडीएम की तरफ से धमकी दी गई। एसआईआर फॉर्म भरवाने का दबाव डाला गया। कहा गया नौकरी करनी है तो करो वरना निलंबित कर देंगे। आरोप ये भी है कि कानूनगो शिवराम ने घर पर जाकर सुधीर को धमकाया, कहा कि जाकर नौकरी करो। कानूनगो की तरफ से सुधीर के भाई को एक पेपर दिया गया। परिवार के मुताबिक इस पेपर को देखकर सुधीर डिप्रेशन में आ गए और कमरे में जाकर फांसी लगा ली। इतने कम समय में इतना काम ज्यादा लेने का जो तुगलकी फरमान चल रहा है, इसके चलते मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण ये सुधीर लेखपाल ने आत्महत्या किया है। अब प्रशासन ने परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और परिवार के साथ इंसाफ होगा। लेकिन क्या इससे उस लड़की का दर्द कम होगा जिसकी शादी होने वाली थी? उस पिता की पीड़ा कम होगी जिसकी बेटी की शादी का सपना टूट गया? क्या चुनाव आयोग बीएलओ की मौत पर कोई जवाब देगा? खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां महापाप हुआ है। मासूम से दरिंदगी हुई है। आरोपी 6 दिन बाद भी फरार है। लोगों में उबाल है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। आप जानते हैं कल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद बात पथराव और लाठीचार्ज तक पहुंच गई थी। तो लोगों को गुस्सा इस बात पर है कि जब आरोपी की पहचान हो गई है तो फिर पुलिस अब तक उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही? उसे आखिरकार सलाखों के पीछे पुलिस क्यों नहीं पहुंचा पा रही? इसी को लेकर लोगों में नाराजगी। वहीं आरोपी सलमान का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज वारदात के बाद का बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें एक दुकान से कुछ सामान खरीदता हुआ ये आरोपी दिख रहा है। अब सवाल इस बात का है कि 6 जिलों के 300 पुलिसकर्मियों की 20 टीमें जिस सलमान को ढूंढ रही हैं, वो आखिर कहां छिप गया है? क्यों वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा? ये बड़ा सवाल है। तो रायसेन का ये गुनहगार गिरफ्तार कब होगा? मासूम से दरिंदगी की इस गुनहगार ने। रायसेन में बच्ची से ये रेप का मामला। रायसेन के गोहरगंज थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है।
4 से अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। बड़ी संख्या में पुलिस बल आरएएफ मौके पर तैनात है। सलमान की गिरफ्तारी के लिए 6 जिलों के 300 पुलिसकर्मी लगे हैं। 20 टीम्स का गठन कर दिया गया है। सलमान की तलाश में ये 20 टीम सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो जिस तरह से 6 दिन से रायसेन में बच्ची से रेप करने वाला आरोपी फरार, उसके बाद सवाल है क्या यह कानून व्यवस्था को एक अपराधी की खुली चुनौती नहीं? क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली। पुलिस चौकी के सामने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन पर बैठी भारी भीड़। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के हाथों में पुलिस प्रशासन होश में आओ और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की तख्तियां। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां गौहरगंज थाने के बाहर बीते 6 दिनों से भीड़ यहां बैठी है। सबकी एक ही मांग है कि 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, उस बलात्कारी का पता नहीं लग पाया है। मदरसा में उसको छुपा के रखा है। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाई जाए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। गौहरगंज थाने के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में आज सकल हिंदू समाज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विरोध के इस कार्यक्रम के बीच आक्रोशित भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 22 और 25 नवंबर को भोपाल जाने वाली सड़क को जाम किया। NH 45 पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों की ये गूंज भोपाल तक जा पहुंची। खुद सीएम मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। रायसेन से एसपी पंकज पांडे को हटाकर आईपीएस आशुतोष गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। रायसेन में पूरी वारदात 21 नवंबर को हुई थी। आरोप है कि सलमान ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गंभीर हालत में जंगल से बरामद हुई। फिलहाल अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। तमाम लोग यहाँ के उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और ये प्रदर्शन लगातार होते रहे। अभी तक जो आरोपी है सलमान, उस तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है। 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ा करके अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। 20 टीम बना करके अब आरोपी को ढूंढा जा रहा है। लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू की रियासी जिले में एक मेडिकल का छात्र गिरफ्तार हुआ है। भटिंडी इलाका है ये, और यहीं से छात्र जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद है, उसे गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। पुलिस गिरफ्तार छात्र से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मोहम्मद सज्जाद। जम्मू में नीट की तैयारी कर रहा था ये छात्र, नाम मोहम्मद सज्जाद। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है। अजय, किस तरीके से जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ा है ये नीट की तैयारी कर रहा छात्र मोहम्मद सज्जाद? देखिए, लगातार जम्मू पुलिस जो है, क्योंकि ये बठिंडी इलाका जो है, यहाँ पहले भी 1-2 बार टेरर अटैक हुए हैं, तो ये हमेशा सुरक्षा बलों के रडार पर ये इलाका रहता है। और इसी सिलसिले में कल देर शाम पुलिस को ये सूचना मिली है कि मोहम्मद सज्जाद नाम का एक छात्र जो इस इलाके में रहता है, उसके जो है फोन से कई बार पाकिस्तान में जो है वो बात हुई है। तो उसके बाद इस सूचना पर पुलिस ने जब उस इलाके में दबिश दी, तो सूत्रों ने बताया है कि पहले मोहम्मद सज्जाद ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चेज किया और उसे गिरफ्तार किया। और जब उसके फोन को खंगाला गया तो उसके फोन के कॉन्टैक्ट में कई पाकिस्तानी नंबर थे। और पुलिस को अब तक की जांच में यह भी पता लगा कि वो लगातार पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में था। पुलिस ने एबीपी न्यूज को इस बात की पुष्टि की है कि ये युवक जो है ये जम्मू के रियासी जिले का रहने वाला है और ये एक रेडिकलाइज्ड छात्र है जो जम्मू में बैठकर पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं, मंसूबे हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में था। अब क्या मंसूबे थे, किस तरह से ये जम्मू में अपनी एक्टिविटीज को
जो है वो आगे बढ़ा रहा था। इस बाबत अभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इससे फिलहाल जांच जो है वो लगातार पूछताछ हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय बाचलू। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, इंडोनेशिया में कुदरत का कहर जारी है। बारिश, भूस्खलन, भूकंप के बाद बाढ़ से अब हाहाकार मचा हुआ है। आज सुबह बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया में एक पुल पूरी तरह तबाह हो गया। हालात बद से बदतर, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। गांव हो, शहर हो, इंडोनेशिया में तबाही का एक अलग मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये तबाही, बाढ़, बारिश का ये कहर, 300 साल बाद ये प्रलय जिसकी चपेट में इंडोनेशिया नजर आ रहा है। देखिए कैसे पूरा का पूरा पुल ढह गया। तो ये बाढ़ से आ रही तबाही है, इसकी जद में इंडोनेशिया का बड़ा हिस्सा है। आज सुबह बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया में एक पुल पूरी तरह तबाह हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था और तेज धार की वजह से कटान इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा पुल अपने साथ ये पानी बहाकर ले गया। हालात बद से बदतर होते हुए इंडोनेशिया में देखिए कैसे ये प्रलय की तस्वीरें डरा रही हैं। और जैसी तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं उसी तरीके से थाईलैंड में भी तबाही है। थाईलैंड में भी जल की विनाश लीला देखने के लिए मिल रही है। दिखा दीजिए जरा थाईलैंड की तस्वीरें भी। ये तो इंडोनेशिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और दरअसल थाईलैंड को लेकर रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए। थाईलैंड में जल की विनाश लीला, एक के बाद एक वहां से जो भयावह वीडियो आ रहे हैं उसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। प्रलय का ट्रेलर, तबाही की तेज बहती धारा, इंसान की बेबसी के सबूत, मूसलाधार बारिश, ये हालात इंडोनेशिया के सुमात्रा के हैं। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक करीब 10 लोग मारे जा चुके हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का हम रुख करेंगे। हांगकांग से एक तस्वीर जो आपको देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। दरअसल आप जानते हैं हांगकांग का तो यहाँ पर बहुमंजिला इमारतों में भीषण आग लगी हुई है। ये देख लीजिए तस्वीरें। ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके टावर्स में आग लगी हुई है, इस आग की चपेट में आकर अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 300 के आसपास लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 900 के आसपास लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी टावर में भीषण आग, अपार्टमेंट से निकलती हुई आग की लपटें बता रही हैं कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई मौके पर मौजूद दमकल की टीम्स भी देखी जा सकती हैं और मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला डटा हुआ है। पूरा इलाका धुएं के गुबार से पटा पड़ा है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 31 मंजिला हाई राइज अपार्टमेंट में तबाही मचा दी। 2000 फ्लैटों वाले इस टावर में अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा है। वांग फुक कोर्ट नाम की हाई राइज अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछारें डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें आग की लपटें और गहरा धुआं साफ दिखाई दे रहा है। इमारतों से 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं हांगकांग प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हादसे के बाद टाइपो हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा और कई बस रूटों को डाइवर्ट किया गया। आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हांगकांग प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के मोगा पहुंचे हैं। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के दौरे पर किसानों और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम उनका है।
लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पंजाब के एक गांव में चारपाई पर बैठकर पंजाब के लोगों के साथ खाना खाते हुए यहां पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो मक्के की रोटी भी नजर आ रही है थाली में, सरसों का साग भी नजर आ रहा है, वो सफेद मक्खन भी मक्के की रोटी पर रखा हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब का जो देसी खाना है, मक्के की रोटी, सफेद मक्खन, सरसों का साग, वही पंजाब के देसी खाने का जायका लेते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं। तो किसानों से यहां इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा भी की है। पंजाब के दौरे में आधुनिक खेती और समृद्ध किसान के विजन को लेकर अलग अलग योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान आज यहां संवाद करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।